नमस्कार। देखिए, चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हमारे लिए ये शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये एक प्रक्रिया है संख्याओं के पीछे छिपे लोगों के सच को समझने की। आज हम इसी नजरिए से उत्तर प्रदेश के शामली विधानसभा क्षेत्र का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। शामली को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ की जमीन की धड़कन को महसूस करना होगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहाँ की तकदीर आज भी खेती से ही लिखी जाती है। यहाँ की हवा में गन्ने की महक घुली हुई है और यहाँ की राजनीति की जड़ें खेतों की मिट्टी में बहुत गहरी धंसी हुई हैं। ये वो जमीन है जहाँ जाट और मुस्लिम समुदाय की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है, जहाँ उनकी साझा परेशानियां और उम्मीदें ही चुनावी नतीजों को शक्ल देती हैं। तो जब हम जमीन पर उतरते हैं तो कुछ बुनियादी मुद्दे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। सबसे पहले किसान की पीड़ा है, खास तौर पर गन्ने की कीमतों को लेकर। आप समझिए, ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये उनके सम्मान और उनकी पहचान का सवाल है। दूसरी तरफ यहाँ के नौजवानों में एक बेचैनी है। नौकरियों के मौके बहुत कम हैं और भविष्य अनिश्चित सा लगता है। इसके साथ ही अतीत के सामाजिक तनाव के जो जख्म हैं वो आज भी मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं भरोसे की कमी पैदा करते हैं। और आखिर में खराब सड़कें और सुरक्षा जैसी रोजमर्रा की चिंताएं हैं, जो लोगों में एक बेहतर, एक धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व की चाहत पैदा करती हैं। और देखिए, यहीं पर हमारा काम शुरू होता है, क्योंकि आंकड़े वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन लोग वो हमें बताते हैं कि क्यों हुआ। इन भावनाओं को, इन परेशानियों को और इन उम्मीदों को समझे बिना कोई भी चुनावी विश्लेषण हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो चलिए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। हम 2022 चुनाव के सबसे बड़े संकेतों से शुरू करेंगे, फिर नतीजों के पीछे के कारणों को समझेंगे, इस सीट के बदलते हुए इतिहास को देखेंगे और हाँ, अंत में शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं ठोस आंकड़ों की। 2022 के चुनाव ने हमें 3 बहुत ही साफ संकेत दिए। ये वो संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि जमीन पर हवा असल में किस तरफ बह रही थी। पहला संकेत, लगभग 68% का वोटर टर्नआउट। राजनीति में जब लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट देने के लिए बाहर आते हैं तो ये महज एक संख्या नहीं होती, ये इस बात का सबूत है कि दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। ये एक जागरूक और शायद एक आंदोलित समाज का संकेत है जो बदलाव चाहता था। दूसरा संकेत था जीत का अंतर, सिर्फ 7,107 वोट। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां 3 लाख से ज्यादा मतदाता हों, वहां इतनी छोटी सी जीत ये बताती है कि मुकाबला कितना कड़ा था। यहां हर एक वोट की कीमत थी। ये नतीजा किसी एक लहर का नहीं था, बल्कि एक एक वोटर को अपने पाले में करने की जबरदस्त जद्दोजहद का परिणाम था। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संकेत, वो निर्णायक गठबंधन। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने मिलकर लगभग 49% वोट हासिल किए। ये साफ दिखाता है कि एक रणनीतिक साझेदारी जिसने जाट और मुस्लिम वोटों को एक साथ लाने पर ध्यान दिया, वो जीत हासिल करने के लिए कितनी शक्तिशाली साबित हुई। तो आइए इन आंकड़ों को एक साथ देखते हैं। 3 लाख से ज्यादा मतदाता, 68% मतदान और जीत का अंतर महज 7,107 वोट। यही नंबर हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। लेकिन ये नंबर किन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? शामली के सामाजिक ताने बाने को देखिए। यहाँ लगभग 52% मुस्लिम आबादी है, करीब 25% जाट है और लगभग 11% अनुसूचित जाति के लोग हैं। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये समुदाय हैं जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं हैं और अपनी एक आवाज़ है जिसे वो अपने वोट के जरिए व्यक्त करते हैं। तो सवाल ये है कि 2022 में ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब हम उन ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस पूरे चुनावी समीकरण को ही बदल दिया। और जैसे ही हम इस विश्लेषण में और गहरा उतरते हैं, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। हमारा संविधान हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक भाषण का मकसद पुल बनाना होना चाहिए, उन्हें जलाना नहीं। सच्ची लीडरशिप हर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने और एकता को बढ़ावा देने में ही है। 2022 का जो नतीजा था वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये 2017 के नतीजों का सीधा उलटफेर था। 2017 में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 तक आते आते आरएलडी और एसपी के गठबंधन ने इस पूरी बाजी को ही पलट दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और इसके पीछे ठोस कारण थे। इस बदलाव के पीछे 3 मुख्य वजहें थीं। पहली, गन्ने के संकट को लेकर किसानों में जो नाराजगी थी वो एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई।
दूसरी वजह समाजवादी पार्टी और आरएलडी की रणनीतिक साझेदारी, जिसने जाट और मुस्लिम वोट बैंकों को सफलतापूर्वक एक साथ ला खड़ा किया। और तीसरी वजह चुनाव प्रचार का जो नैरेटिव था वो ध्रुवीकरण वाले विषयों के बजाय स्थानीय आर्थिक मुद्दों यानी रोजी रोटी के सवालों पर केंद्रित रहा। देखिए, किसी भी चुनाव को आज में समझने के लिए उसके इतिहास को देखना बहुत जरूरी है। हमें उन पैटर्न्स को समझना होगा जो आज के इन हालात तक हमें लेकर आए हैं। तो चलिए शामली के चुनावी सफर पर एक नजर डालते हैं। शामली विधानसभा सीट 2012 में अपने पहले चुनाव में कांग्रेस के पास गई। फिर आया साल 2013, जब मुजफ्फरनगर दंगों ने यहां गहरे सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया, जिसने यहां की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी ध्रुवीकरण के चलते 2017 में एक बड़ी बीजेपी लहर ने इस सीट को आसानी से जीत लिया। लेकिन 2022 में आरएलडी-एसपी गठबंधन ने 2017 के नतीजे को पूरी तरह पलट के रख दिया। तो शामली की राजनीति में हम दो शक्तिशाली ताकतों के बीच एक खींचतान देखते हैं। एक तरफ है सामाजिक पहचान, जिसे 2013 के ध्रुवीकरण ने हवा दी और जो 2017 के चुनाव में हावी रही। और दूसरी तरफ है आर्थिक हकीकत। जब रोजी रोटी और खेती की कीमतों पर साझा चिंताएं बढ़ीं, तो इसने 2022 में एक नया मजबूत गठबंधन बना दिया। तो इस पूरे विश्लेषण से हम आखिर सीखते क्या हैं? देखिए, सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं होता। असली चुनौती तो है एक असरदार, एक जन केंद्रित शासन देना, और इसके लिए एक साफ रणनीति की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, मतलब एक 4 दिशाओं वाली रणनीति। इसमें चुनावी रास्ता है, संगठनात्मक रास्ता है, नैरेटिव का रास्ता है और संसाधनों का रास्ता भी शामिल है। आइए इन्हें शामली के संदर्भ में समझते हैं। पहला रास्ता है एक ऐसा चुनावी प्लेटफॉर्म बनाना जो शामली की जमीनी हकीकत से जुड़ा हो। धर्मनिरपेक्ष विकास, मतलब गन्ने की कीमतों और नौकरियों जैसे ठोस मुद्दों पर समुदायों को एकजुट करना। और दूसरा रास्ता है इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक मशीनरी जो बूथ स्तर पर काम करे और लोगों की आवाज को सही मायने में सुने। तीसरा रास्ता है कहानी का, यानी नैरेटिव का। शामली में इसका मतलब है नौकरियों, सद्भाव और किसानों की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि विभाजनकारी बातों पर। और चौथा रास्ता है संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करना जहां सबसे ज्यादा असर हो सकता है, और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से सीधे लोगों से जुड़ना। और जब हम आज के आधुनिक माध्यमों की बात करते हैं तो भरोसे को बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत के कानूनी ढांचे के तहत किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वो दी गई थी, यानी स्पष्ट अनुमति और सहमति के साथ। ये सुनिश्चित करता है कि संचार एक संवाद बने, दखलंदाजी नहीं। तो अंत में एक सवाल उठता है, कौन सा रास्ता स्थायी शासन की ओर ले जाएगा? विभाजन का रास्ता या फिर साझा जमीन का रास्ता? देखिए, विभाजनकारी रणनीतियों से कुछ समय के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन वो लंबे समय तक रहने वाले जख्म छोड़ जाते हैं। असली शासन का रास्ता लोगों की साझा रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने में ही निहित है। शामली के लिए हमारी अंतिम दृष्टि साझा प्रगति और स्थायी शांति की है। एक ऐसा भविष्य जहां विकास सबका हो और सद्भाव हमेशा बना रहे। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai पर mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4000 200 4102 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।